बच्चों हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को वन शॉट रिवाइज करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन रहेगा। बहुत ही ध्यान से और हिम्मत के साथ पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो देखिए हम इसमें यहाँ पे पूरा डिटेल में ना जाके कैसे पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे शॉर्ट में क्रक्स से। एग्जाम में आपके यहाँ पे इस चैप्टर से 5 से 10 नंबर के बीच में क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनर पूछ सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट करें वन शॉट पीएमएलए को। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएमएलए? पीएमएलए का ऑब्जेक्ट क्या है? सबसे पहली चीज आप इसमें एक वर्ड देख रहे हैं, फर्स्ट वर्ड यूज हुआ प्रिवेंशन, दूसरा वर्ड यूज हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग से पहले मैं लॉन्ड्रिंग शब्द को क्लियर कर देती हूँ। लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है कोई भी चीज क्लीन करना, वॉश करना, साफ करना। तो यहाँ पे जो पैसे हैं वो वॉशिंग मशीन में डाले जा रहे हैं। आंसर इज नो। यहाँ पे पैसे, कौन से पैसे? क्या पैसे गंदे होते हैं? हाँ मैम, हम नीचे खेलने गए थे, हमारे पैसे जो है मिट्टी में गिर गए, गंदे हो गए, हमारी मम्मी ने लॉन्ड्री में डाले, उन्हें क्लीन करा दिया। नहीं, यहाँ पे पैसे खराब कैसे हो सकते हैं? सोर्स खराब है भाई, पैसा खराब नहीं होता, पैसे की सोर्स खराब है। आपने पैसा कहाँ से कमाया? क्राइम करके, आपने स्मगलिंग करके, आपने ब्राइब से, कंप्यूटर फ्रॉड से, नार्कोटिक्स से, है ना, कुछ गलत चीजों से आपने पैसा जो अर्न किया उसे बोलते हैं ब्लैक मनी। क्रिमिनल ऑफेंसेस से आपने अर्न किया है और उसके बाद आप उसका रुख बदलना चाह रहे हो तो इसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। क्लियर होगी बात? तो हमारे देश के अंदर ये कहते हैं कि जितना ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग होगी उतने ज्यादा क्रिमिनल्स मजबूत होंगे और इकोनॉमी को हार्म करेंगे, उनका रेशो बढ़ जाएगा और उनके हाथ में पॉलिटिकल सत्ता आ जाएगी। तो उनके रोकने के लिए हमें नियम बनाने की जरूरत है। ये एक्ट सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स अ प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब। दैट्स वाई यहाँ पे एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम है फैट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नियम से, कहने पर, डायरेक्शन पे हमारे देश के अंदर एक कानून बनाया गया जिसका ढांचा उन्होंने तैयार करके दिया, स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं आपको, पीएमएलए एक्ट 2002। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का एक ऑब्जेक्ट है, मैं बेसिक्स बता रही हूँ। इसका मेन एम है प्रिवेंटिव स्टेप लेना कि मनी लॉन्ड्रिंग हो ही ना उसे रोकना, और अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है तो उसके बाद उन्हें सबक सिखाना। ये एक्ट, इस एक्ट का ये उद्देश्य है। जब भी कभी कोई व्यक्ति पैसे ब्लैक मनी से इकट्ठा करता है तो वो उसको छुपाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे इन्होंने ये देखा है कि वो पैसा लेकर जाएगा कहाँ, कि पैसा लेकर बाहर भाग सकता है। मैम, पैसा लेकर बाहर भाग सकता है, कि बाहर भागेगा तो 7 समुंदर पार तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। अब हिंदुस्तान की सरकार जाग चुकी है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ कई बार चीटिंग और फ्रॉड हो चुके थे, जैसे कि विजय माल्या है, जैसे कि नीरव मोदी है। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ से बड़े बड़े ऑफेंसेस करके बैंकों से पैसे लेके, उधार लेके, और यहाँ से उधार लेके और फॉरेन कंट्रीज में लग्जरी एसेट्स परचेज कर ली थी, और हमारे हाथ कट चुके थे भाई। हम बिल्कुल यहाँ पे ऐसा फील कर रहे थे कि कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमारे देश ने सबक लिया। उन्होंने कहा इस तरीके के लोगों को सबक सिखाने के लिए कोई नियम बनाने की जरूरत है। तो हमारे देश के अंदर एक तो पीएमएलए एक्ट पहले से ही था, उसके साथ दूसरा एक्ट लेके आए, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, और उसके तहत ऐसे व्यक्ति जो हिंदुस्तान से पैसा लेकर, लोन लेकर बड़ी संख्या में, बड़ी अमाउंट में विदेश भाग रहे हैं, उनको हिंदुस्तान सरकार फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर रही है, भगोड़े डिक्लेयर कर रहे हैं। और डायरेक्ट भगोड़ा नहीं डिक्लेयर कर रही, उसे मौका दिया जा रहा है, भाई तू आजा आजा आजा, हिंदुस्तान में कोर्ट बुला रही है, आजा, कि मुझे आने में बड़ा टाइम लगेगा, मैं हवाई जहाज से आऊंगा, कि तू पानी के जहाज से आजा, पूरा टाइम ले ले, पर एक बार तो आजा। और अगर खुद नहीं आ रहा तो ऐसी स्थिति में हम तुझे इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे और तू दुनिया के जिस कोने में रहेगा हम उसी कोने में से तेरी संपत्ति बिकवा के पैसा वापस लेंगे। अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि जो विदेशी कंट्रीज है, जो फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ हमारी बातचीत कैसी है। यहाँ आके बात स्टेबल होती है। जैसे इंडिया का काफ़ी सारा पैसा जो है वो स्विस बैंक्स में था, तो वो बैंक की अपनी प्राइवेसी नॉर्म्स थे, वो नहीं बता सकते थे कि किसका पैसा कितना हमारे अकाउंट में है। बट आज के डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने काफ़ी अच्छे नियम बनाए और उन्होंने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं। और ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि हम यहाँ पे, ऐसा नहीं कि हम ही उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, हम बदले में उनकी भी हेल्प करेंगे। उन्हें भी कभी अगर इस तरीके की दिक्कत होगी तो हम उनको मदद करेंगे। मतलब दोनों कंट्रीज ने आपस में बहुत सारी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। तो अब आप ऐसा सोच रहे हो कि पैसा लेकर हम 7 समुंदर पार चले जाएंगे तो मोदी जी पीछे पीछे आ जाएंगे। तो इट मीन्स, अब आप यहाँ पे देखिए इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल। क्या प्रिवेंट और कंट्रोल करना, जल्दी बताओ फटाफट से, मनी लॉन्ड्रिंग। और सुनो, प्रॉपर्टी अगर इंडिया में खरीदोगे
तो वो प्रॉपर्टी आपकी सरकार जब्त करेगी और आपको पैसा नहीं देगी, और जब्त करने से पहले आपको पूरा पूरा मौका दिया जाएगा। प्लस इंडिया के नियम बता देती हूँ, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट भी यहाँ पे नियम बनाए गए हैं। इवन हमारे इंडिया के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में जो वर्क करती है, उनके जो डायरेक्टर है, वो जितने भी बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएरीज, उनके लिए नियम बने हुए हैं और वो इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं, रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उनकी ऑब्लिगेशन क्रिएट करी कि आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। जैसे कि अगर कभी भी आप पैसा लेके स्टॉक ब्रोकर के पास जाते हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो स्टॉक ब्रोकर कहता है कि डीमेट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। आप कहोगे बिल्कुल खोल ले भैया, कि डीमेट अकाउंट तो ओपन करूंगा, लेकिन पहले आप अपनी जानकारी दीजिए कि मेरी जानकारी, नो योर कस्टमर, केवाईसी फॉर्म सबमिट होगा। क्लियर होगी बात? अब देखिए इधर, प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क फॉर किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन। कॉपरेट, किसके साथ कॉपरेट करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। फॉरेन कंट्री। क्यों? क्योंकि पहले पैसा लेकर बाहर भाग जाते थे। What is the crux of the money laundering? It's a financial camouflage technique used by कौन? Criminals. Legitimacy, elect wealth, हमारी wealth ही खराब कर दी थी। Without laundering, criminal proceeds remain vulnerable to law enforcement detection. It's a cycle that protect, reinvest, perpetuates crime in society. इससे तो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि क्रिमिनल्स स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो जाएंगे। तो देखो, what do you mean by the money laundering? Money laundering is the concealment of criminal proceeds, है ना? एंड इसमें वो प्रोसीड्स कहाँ से आ सकती है, जरा बताना। इट मे बी टेररिज्म, नंबर 2 स्मगलिंग, नंबर 3 फाइनेंशियल फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग, ओके। एंड यहाँ पे इन्होंने इनको टैकल करने के लिए क्या कर सकते हैं? कन्फिस्केशन और इन्वेस्टिगेशन और इंटरनेशनल कॉपरेशन। अब सुनिए, एक होता है बच्चों PIL। PIL का मतलब क्या है, जरा बताना। प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, हेल्प्स रिमेंबर टू लॉन्डर प्रोसेस। देयर आर 3 स्टेजेस। हेलो, देखिए 3 स्टेजेस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला क्या है? प्लेसमेंट, reduce proximity to the crime, layering, hide the money trail, and integration, make them money usable without detection. It means अगर हम बात करें इसका इम्पैक्ट क्या आएगा मनी लॉन्ड्रिंग पे, तो इन्होंने कहा मनी लॉन्ड्रिंग जो है डेवलपिंग इकोनॉमीज को बहुत अफेक्ट करेगी और उनका फाइनेंशियल सिस्टम वीक हो जाएगा, एंड इट लेट्स टू टेम्परेरी गेन, लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान बहुत होगा। ना तो स्टेबिलिटी रहेगी, ना क्रेडिटेबिलिटी रहेगी, ना सिक्योरिटी रहेगी। सोशल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस फेस करेंगे क्रिमिनल्स का करप्शन में इन्वॉल्व होना, और जो क्रिमिनल्स है अगर पॉलिटिक्स में एंटर हो जाएंगे तो वो तो बैड नियम बनाएंगे और अपने हिसाब से काम करेंगे। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, थोड़ा सा क्रक्स समरी। हमने कहा मनी लॉन्ड्रिंग जो है ग्लोबल थ्रेट है। ग्लोबल थ्रेट मतलब व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल थ्रेट? इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, इट्स अ प्रॉब्लम अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब भैया, ठीक है, ग्लोबल सिचुएशन है। इसीलिए यहाँ पे फैट ने 40 रिकमेंडेशन हैव बिकम यूनिवर्सल बेंचमार्क। इंडियाज PMLA एक्ट 2002 एसोसिएटेड सिस्टम आर मॉडल्ड एंड दीज स्टैंडर्ड्स। इफेक्टिव AML रिजाइन क्रूशियल नॉट ओनली लॉ एनफोर्समेंट बट ऑल्सो किसके लिए? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंट्री विद वीक सिस्टम आर वल्नरेबल एंड बिकमिंग सेफ हेवन्स फ्रॉम क्रिमिनल मनी, इसीलिए उसको रोकना होगा। अब इसके लिए हमने क्या क्या इंडियन इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए, जरा देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने अलग से नियम बनाए। जैसे सेक्शन 2 आप देखोगे तो सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशंस हैं। सेक्शन 2 को जब हम देखेंगे तो सेक्शन 2 के अंदर हमारी तमाम क्या दी गई है बच्चों? डेफिनेशंस हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, बैंक, FI, इनकी सारी डेफिनेशंस दी गई है। वहीं अगर हम सबसे पहले बढ़े सेक्शन नंबर 3 की तरफ, तो सेक्शन 3 देखो क्या कहता है। सेक्शन 3 ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग इन ब्रॉड टर्म्स कवरिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ डीलिंग विद प्रोसीड्स ऑफ क्राइम फॉर एक्विजिशन और क्लेमिंग टू एज अनटेंटेड। इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होने से ही रोक लगाई है कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होना है। 4 कहता है कि अगर तुमने किसी भी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सेक्शन 3 की अगर हम बात करें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते हो, और अगर तुम मनी लॉन्ड्रिंग में पाए गए किसी भी तरीके से तो सेक्शन 4 पिक्चर में आ जाता है। तो पिक्चर में क्या आ जाता है बच्चों? सेक्शन नंबर 4 आपकी पिक्चर में आ जाता है। आपको ढूंढने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो मैं बता देती हूँ।
अभी जो मैं क्रक्स समरी पढ़ा रही हूँ आपके पेज नंबर 172 पर है, पेज नंबर 172 पर है। अभी जो क्रक्स समरी से मैं रिवीजन करा रही हूँ वो पेज नंबर 172 आपकी बुक में है, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 4 प्रोवाइड्स फॉर राइगरस इम्प्रिजनमेंट एंड यहाँ पे ऑफेंस इज नॉट स्टैटिक बट कॉन्टिन्यूइंग अंटिल प्रॉपर्टी रिकवर या फॉरफिट ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर आगे चल के इसमें इन्होंने क्या कहा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अब सेक्शन 5 काफ़ी अच्छा है, और अगर आप सेक्शन 5 को देखोगे बच्चों, सेक्शन 5 में क्या दिया, पेज नंबर 174 पे क्रक्स समरी है आपकी है, पेज नंबर 174 के लास्ट में क्रक्स समरी है। तो देखो सेक्शन 5 क्या कह रहा है, सेक्शन 5 ने कहा पावर दी किसको, डायरेक्टर को, और पावर किसे दी, डेप्यूटी डायरेक्टर को, कि वो प्रोविजनली, एक होता है परमानेंट कॉन्फिस्केट करना, एक होता है प्रोविजनली अटैच करना। प्रोविजनली मतलब संदेह के बेसिस पर आपकी प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, अटैच हो चुकी है, सस्पेक्टेड है मतलब कंफर्म नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे सच ये अटैचमेंट क्या नहीं है बच्चों, परमानेंट, और फिर कंफर्म बाय एओ, यहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी रिमेन यूजेबल, अब यहाँ पे इस प्रॉपर्टी पर रोक लगाई जाएगी, आप किसी के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, बट यूज कर सकते हो, बट नो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट कैन बी क्रिएटेड विद इन 30 days ऑफ फॉर्मल कंप्लेंट बिफोर ए दिस सेक्शन प्रोटेक्टिव टूल अनेबलिंग अर्ली एक्शन। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, इस सेक्शन के तहत इन्होंने जो पावर दिया ना प्रॉपर्टी को अटैच किया है, अगर उसे ऐसा लगता कि ऑथोरिटीज को थोड़ा भी पता चल चुका है किस चीज़ का, कि वो जो हमारी प्रॉपर्टी है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से है, वो फटाफट उस प्रॉपर्टी को किसी के नाम पे क्या कर देता, ट्रांसफर। इसीलिए संदेह के सस्पिशियस के बेसिस पर ही प्रॉपर्टी को प्रोविजनली क्या कर लिया गया बच्चों, अटैच कर लिया गया। लेकिन वो परमानेंट कब होगा, परमानेंट होगा जब उसके ऊपर आरोप सिद्ध हो जाएंगे, तो अथॉरिटी, नो टॉकिंग प्लीज, अथॉरिटी उससे क्या बोलेगी कि ठीक है तेरी प्रॉपर्टी हम छोड़ देंगे, प्रूव कर दे सोर्स ऑफ इनकम, किस इनकम से तुमने ये प्रॉपर्टी परचेज करी है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शंस की ओर, अब यहाँ पे अगर हम सेक्शन 6 की बात करें बच्चों, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, एडजुडिकेशन प्रोसेस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को अंडर सेक्शन 6 में क्वाशी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, और अपॉइंट कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इनको जैसी कंप्लेंट या एप्लीकेशन मिली ड्यू एडजुडिकेशन प्रोसेस से, तो ये नोटिस और हियरिंग स्टार्ट कर देंगे। अब सबसे पहले उस पार्टी के ऊपर जिसकी प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच हुई है उसे एक नोटिस जाएगा, और नोटिस जाएगा कारण बताओ नोटिस, मतलब यहाँ पे ये बोला जाएगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करेंगे, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे अगर तुम हमें क्या कर दोगे, सेटिस्फाई, जस्ट टू डिस्क्लोज द सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ इफ ये लेट्स टू कन्फिस्केशन, कैन कन्फर्म अटैचमेंट एंड लेट्स टू कन्फिस्केशन और रिलीज, अगर सेटिस्फाई हो गया कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से प्रॉपर्टी नहीं खरीदी तो रिलीज कर देंगे, अगर सेटिस्फाई नहीं हो पाए तो प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, अटैच। If trial fails, the court can still decide based on available records. Restoration confiscated property is possible to किसे, innocent claimants। आगे थोड़ा सा और बढ़ेंगे, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन सेंट्रल गवर्नमेंट, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन 9 कहता है कि रात गई बात गई और इस रात की सुबह नहीं, केंद्र सरकार के पास वो संपत्ति एब्सोल्युटली ट्रांसफर हो जाएगी और उसके ऊपर किसी तरीके का कोई भी इनक्यूम्ब्रेंसेस थे वो फ्री हो जाएगी, दैट इज फ्री फ्रॉम ऑल इनक्यूम्ब्रेंसेस। तो सेक्शन 9 ऑफ पीएमएलए प्रोवाइड्स अपॉन कन्फिस्केशन द प्रॉपर्टी वेस्ट एब्सोल्युटली किसके पास, सीजी, फ्री फ्रॉम क्या, ऑल इनकम्ब्रेंसेस। इफ एनी इंटरेस्ट वाज क्रिएटेड फ्रॉडेंटली टू डिफीट व्हाट, कन्फिस्केशन, लाइक फेक मॉर्गेज और लीज, द ऑथोरिटी कैन डिक्लेयर्ड इट क्या, void. However, such declaration does not discharge liability of person who created the encumbrances. Civil liability can be enforced. This section reinforces the finality and supremacy of state action after judicial finding of money. आगे अगर हम थोड़ा सा और बढ़े इसमें, ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज, सेक्शन नंबर 12 से 15। मैं आपसे क्लास में से कोई भी बच्चा मुझे रिप्लाई करके बताइए कि यहाँ पे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंटरमीडियरीज लाइक स्टॉक ब्रोकर्स वगैरह, इनकी जिम्मेदारी क्यों सौंपी गई, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों तय की गई, इसका क्या कारण है, कौन बच्चा बताएगा। क्यों पीएमएलए के तहत इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पैसे या तो बैंक में जमा करेगा या फिर आपका प्रॉपर्टी परचेज करेगा या सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम उनका रिकॉर्ड मेंटेन करवाना चाहते हैं। किससे, जल्दी बताओ, बैंक्स,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरमीडियरीज। सो ऑब्लाइज दो तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन करें, एक तो जब हम उनका अकाउंट ओपन करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे तो केवाईसी कराएंगे, दूसरा उस रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखेंगे। जब भी कभी एफआईयू के डायरेक्टर कॉल करेंगे तो आपको वो रिकॉर्ड भेजना पड़ेगा, नहीं भेजोगे तो आपके अगेंस्ट पेनल्टी लगेगी, सजा नहीं मिलेगी। समझ में आ गया? आज तो रात को भी दिमाग में आपको मेरी आवाज घूमेगी ऐसे ऐसे करके चलो खैर कोई बात नहीं, घूमनी चाहिए। सेक्शन 12 रिक्वायर्स ट्रांजैक्शन लॉग्स। जब आपकी बिल्कुल हिम्मत खत्म हो जाए और आपको ऐसा लगे यार ये वाली बुक में, अच्छा कितने पेजेस का ये वाला चैप्टर जरा बताना, इंडेक्स में देख के बता दो आप कितने पेजेस का है। आई थिंक 50 पेज से कम का तो नहीं होगा, 40 और 50 के बीच में होगा, 40 to 50 पेजेस। हाँ 62 पेजेस का है, और 62 पेजेस को प्रॉब्लम में मैं कोशिश करूंगी आपको 30, 35, 40 मिनट में सॉल्व कर दूंगी। आप घर इस चैप्टर को लेके बैठ जाना, आगे पीछे पेज पलटने में 62 पेज 62 मिनट निकल जाएगी। पढ़ना तो भूल जाओ, 62 पेजेस को अगर तुम पढ़ने की सोचोगे तो पढ़ा ही जाएगा। सीएस की ही सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसने इस चीज़ को कंट्रोल कर लिया वो ही जीत गया। मेरे को ये बात पहले दिन से पता चल गई थी कि सीएस करना मुश्किल नहीं है, स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। एंड स्ट्रैटेजी सही है कि जितने चैप्टर है अगर उनका आपके पास क्रक्स है, ये फाइनल तक काम करती है, फाइनल में यही काम करती है। भाई हिम्मत हार जाता है, इंसान है भाई, इंसान का बच्चा है, कैसे इतना पढ़ेगा? 28 चैप्टर, 30 चैप्टर, 20 चैप्टर, 25 चैप्टर, कितना उसके दिमाग में स्टोर होगा। और अगर जिस चैप्टर को वो रिवाइज नहीं करेगा इंस्टीट्यूट, उसी से क्वेश्चन पूछ लेते, हो गया काम। एक पेपर में 3 चैप्टर छोड़ दिए, सोचो एक पेपर में 3 चैप्टर छोड़ दिए और उन तीनों चैप्टर से 20 नंबर का आ गया और वो पेपर फेल हो गया, तो सारे पेपर फेल हो गए क्योंकि एग्रीगेट रुक गया। कहानी समझ में है आपको क्या है? तो इसका सबसे अच्छा तरीका है आंख बंद करके क्रक्स समरी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम, और पास्ट एग्जाम के सारे क्वेश्चन लिख लो भैया। देखो फर्स्ट अटेम्प्ट में जितनी मेहनत कर लोगे उतनी जल्दी पास हो जाओगे, नहीं तो सेकंड अटेम्प्ट में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आपको फिर से समझाना चाह रही हूँ, जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं अभी से पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़े लेकिन जम के पढ़े, ईमानदारी से, शिद्दत से, क्योंकि ऊपर वाला रिकॉर्ड बनाता है। अगर आपको जून अटेम्प्ट देना है तो जम के पढ़ो। मैं कहती हूँ 4 महीने में आराम से सीएस के बोथ ग्रुप निकल जाते हैं, लेकिन उनके जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले उनको 3 साल भी लग सकते हैं, 4 भी लग सकते हैं, और हो सकता है कभी ना हो। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो 4 महीने में निकाल के साइड कर देता है। जो सही बच्चा है, जिसे सही दिशा दिखाई दे रही है, जिसे अपना जीवन दिखाई दे रहा है कि भाई जीवन अंधकार में, अगर कोर्स नहीं हुआ तो वो टाइम नहीं लगाता, वो वेस्ट नहीं करता, उसके पास टाइम है ही नहीं। और जिसे पढ़ना नहीं है तो वो तो 7-7 साल भी ऐसे ही निकाल देते। वक्त इतनी तेज निकल रहा है, इतनी तेज हाथ से स्लिप हो रहा है कि आप पूछिए मत। उस वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चलना है। जिसने वक्त के साथ कदम से कदम मिला के चला वही सिकंदर हुआ है, वही जीता है। और जो वक्त को चलने दिया और खुद रुक गया वो तो बहुत पीछे रह जाता है, कोई भी नहीं पूछता कहाँ पड़े हो। ठीक है, तो वक्त के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर तुम लेट हो गए ना तो पीछे से नया टैलेंट आ रहा है, पीछे वाला टैलेंट आपके पीछे है, ये ध्यान रखो। अभी आपको कंपटीशन अपने साथ वाले बच्चों को साथ देना है। अगर आप 2 साल लेट हो जाते हो तो और पीछे वाले इंटेलिजेंट बच्चे आ जाएंगे, और 2 साल लेट हो जाते हो तो कहानी खत्म। अब आप उन्हें चैलेंज नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए या तो इंसान का नेचर ऐसा हो कि जिसका एम ही क्या हो कि मुझे बस पीछे नहीं रहना। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार, कि भाई मुझे तो आगे ही रहना है, मुझे कभी ऐसा हीरो बनना ही नहीं कि मैं पीछे जाऊं। या तो अक्षय कुमार वाला स्टाइल हो, और उसके लिए डिसिप्लिन और हार्डवर्क बहुत चाहिए, नहीं तो आप कहां रह जाओगे पता भी नहीं चलेगा। ये आप ध्यान रखिए। अगर हम बात करें, इसमें आगे बढ़ते, थोड़ा सा मोटिवेट आपको किया, आगे चलते हैं बच्चों। सेक्शन नंबर 13, अगर हम सेक्शन 12 की बात करें तो जल्दी देखिए। ट्रांजैक्शन लॉग्स, केवाईसी, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी डाटा, 5 ईयर रिटेंशन, रूल। आगे देखो, इन्हें 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करना है। सेक्शन 13 ने पावर दिए डायरेक्टर ऑफ एफआईयू को, क्या कंडक्ट कर सकते हैं, जल्दी बताओ बच्चों फटाफट, क्या कंडक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी, और क्या इंपोज कर सकते हैं, पेनल्टी। सेक्शन 15 ने पावर दी सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई से कंसल्ट करके, बोल लेना क्लास में जो कसम है उससे विद्या की, ठीक है। सेक्शन 15 एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद किसके साथ, आरबीआई, प्रिस्क्राइब द टेक्निकल फ्रेमवर्क।
दीज प्रोविजन अनेबल डिटेक्शन ऑफ लॉन्ड्रिंग एट इंस्टीट्यूशनल लेवल एंड कल्चर ऑफ कंप्लाइंस ताकि बढ़े। अब हम बढ़ेंगे बच्चों सेक्शन नंबर 16 से लेके सेक्शन नंबर 19 की तरफ। ऑल एक्शन मस्ट बी बैक्ड बाय द रीजन टू बिलीव, रिकॉर्ड इन राइटिंग, सब कुछ लिखित में होगा। सीज, सर्च, सीज और अरेस्ट। अब देखो सुनो, पहले सर्च होगा, सर्चिंग होगी, सर्चिंग के बाद संदेह के बेसिस पर डॉक्यूमेंट सीज होंगे, और अब लास्ट में व्यक्ति सीज होगा, उस पर्सन को भी अरेस्ट किया जाएगा। तीनों चीजें इसमें होती हैं। और यहाँ पे पंकज बंसल हैज इट मैंडेटरी टू फर्निश रिटन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको बताना होगा क्यों अरेस्ट कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, सेक्शन 20 क्या कह रहा है? सेक्शन 20 ने कहा रिटेंशन और कॉन्टिन्यूशन ऑफ फ्रीजिंग प्रॉपर्टी सीज्ड अंडर मनी लॉन्ड्रिंग अप टू 180 डेज। आपकी जो प्रॉपर्टी सीज करी थी वो कितने दिन तक रह सकती है? दैट इज टू बी 180 डेज। फर्दर भी रह सकती है अगर एडजुडिकेशन सेटिस्फाइड है बॉडी। अनरिलेटेड प्रॉपर्टी रिटर्न कर दी जाएगी। प्रॉपर्टी कैन बी होल्ड फॉर 90 डेज ऑफ पोस्ट रिलीज। उसी के साथ साथ बच्चों सेक्शन 21 रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। 21 में इन्होंने बोला रिटेंशन ऑफ फ्रीजिंग ऑफ रिकॉर्ड्स अप टू हाउ मेनी डेज? 180 डेज, और उसकी कॉपी लेके उन्हें वापस कर सकते हो। और कोई बच्चा बहुत ही बोल रहा है, प्लीज बातें नहीं कर रही, ठीक है। अब सुनो इधर, एक्सटेंशन बियॉन्ड 180 डेज भी हो सकती है अगर अथॉरिटी अप्रूव कर दे। आफ्टर कन्फिस्केशन और रिलीज रिकॉर्ड मस्ट भी क्या कर दिए जाएंगे? रिटर्न। डंडा लाना, एक डंडा लेके आओ। ये कौन बोल रहा है बताना जरा, प्लीज बातें नहीं करें। हाउएवर रिलीज कैन बी विदहेल्ड, शराब लग जाएगा, 10 साल बाद शादी होगी, उसके बाद हो ना हो 10 साल के बाद तो आप आउट हो जाओगे। कौन बोला था? टॉपी वाला? नहीं बेटा बात नहीं करो बेटा, दिक्कत हो जाएगी बहुत। चलो खैर, इधर सुनो, इधर सुनो। पेंडिंग अपील एंड प्रोसीडिंग्स एंश्योर लीगल बैलेंस बिटवीन इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड राइट ऑफ अफेक्टेड पर्सन। आगे बच्चों सेक्शन 23 आता है। 23 क्या कह रहा है? प्रिजम्पशन इन इंटरकनेक्टेड ट्रांजेक्शंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान के चले, हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। अ पर्सन सेल अ फ्लैट देन इन्वेस्ट द मनी इन शेयर्स। एक व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा और वो पैसा किस में इन्वेस्ट कर दिया? और एंड फाइनली परचेज व्हाट? गोल्ड। ईडी प्रूव दैट फ्लैट सेल इन्वॉल्व टेंटेड मनी। फ्लैट की जो सेल हुई है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है। देन सेक्शन 23 किक्स। प्रिज्यूम कर लिया जाएगा जो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट हुआ है और जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो भी किसका पार्ट था? मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोवाइडेड आप इस बात को प्रूव कर दीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर्टी ऐसी स्थिति में छोड़ी जा सकती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसमें अपीलेंट ट्राइब्यूनल की बात कर लेते हैं। सेक्शन 25 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 80 सीजी ने एस्टेब्लिश कर रखी है अपीलेंट ट्राइब्यूनल्स टू हियर अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज, ऑर्डर ऑफ अथॉरिटीज अंडर पीएमएलए, ठीक है। एंड सेक्शन 26 में आपकी अपील टू 80 है, किसके अगेंस्ट जा सकते हो? दैट इज टू बी ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी एंड रिपोर्टिंग ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर FIUIND ED अंडर पीएमएलए। टाइम लिमिट सुन लीजिए, अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन हाउ मेनी डेज? 45 डेज विद द पॉसिबिलिटी ऑफ कंडोनेशन ऑफ डिले। अपील टू हाई कोर्ट भी जा सकते हो, लेकिन सिर्फ किसके बेसिस पर होगा? दैट इज ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। उसके बाद बच्चों स्पेशल कोर्ट का गठन इसलिए किया जाता है क्योंकि जितनी क्वासी जुडिशियल बॉडीज है उनके पास सजा देने के प्रावधान नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करती है और उनका ऑब्जेक्टिव होता है ताकि केसेस को जल्दी से जल्दी खत्म करके और व्यक्ति को, दोषी व्यक्ति को जेल में डाला जाए। द सीजी इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कैन डेजिग्नेट वन और मोर कोर्ट सेशन और स्पेशल कोर्ट्स, उसके हिसाब से जुरिस्डिक्शन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। अब इन्होंने कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो आपके स्पेशल कोर्ट डील करेंगे? हमने कहा जी अब तो जेल में जाना पड़ेगा। सेक्शन 4 में जो जेल के प्रावधान है वो सारे के सारे कौन डील करती है? आपकी स्पेशल कोर्ट और शेड्यूल्ड ऑफेंसेस। उसके बाद ये कहते हैं जी ऑफेंस एक तो कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है पुलिस के पास पावर है कि आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी, और नॉन बेलेबल है मतलब बेल लेना आपका अधिकार नहीं होगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज हियर्ड एंड कोर्ट सेटिस्फाइड एक्यूज्ड इज नॉट गिल्टी, और उसने कोई ऑफेंस नहीं किया तो उसे छोड़ा जा सकता है। एक्सेप्शन, बेल कैन बी ग्रांटेड मोर लीनियंटली। बेल आपको नहीं मिलेगी, मिल सकती है अगर पर्सन 16 साल से कम है, महिला है या फिर बीमार है, ठीक है बच्चों। उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे हम बढ़े तो देखिए जरा 80 तो मैंने आपको बता ही दिया है। 80 और स्पेशल कोर्ट्स, नोटिफाइड स्पेशल कोर्ट्स होती हैं। 52 में पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शन, यहाँ पे सीजी को पावर दी गई है डायरेक्शन इशू करने की पीएमएलए के तहत।
ठीक है। एंड पीएमएलए प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ द एक्ट, इस एक्ट को एनफोर्स करने के लिए दीज डायरेक्शंस आर मैंडेटरी फॉर ऑल अथॉरिटीज़, जितनी भी अथॉरिटीज़ के खिलाफ ये डायरेक्शन आती है उन अथॉरिटीज़ को कंपलसरी इनका पालन करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट फेल्स टू मेंटेन यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड अक्रॉस स्टेट्स इन इन्वेस्टिगेशन, सीजी कैन इशू अ यूनिफॉर्म गाइडलाइंस। सेक्शन 56 की अगर हम बात करें बच्चों, एग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सीजी बाइलेटरल और मल्टीलेटरल कई सारी कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट साइन कर सकती है जस्ट टू एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, एंड दीज एग्रीमेंट्स आर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज होती है, ट्रीटी साइन होती है, जैसे हमने साइन कर रखा है स्विट्जरलैंड के साथ, यूके, सिंगापुर, एंड दे आर यूज टू ट्रैक एंड सीज ब्लैक मनी इलीगली होल्ड एसेट्स। उसके बाद सेक्शन नंबर 58 की बात करें, असिस्टेंस टू कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मतलब फॉरेन कंट्री है यहाँ पे, वैन कोर्ट और ऑथोरिटी इन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टिंग फॉरेन स्टेट, अगर हमारे यहाँ पे कोई लेटर भेजती है इंडिया में रिक्वेस्ट के लिए, तो उस लेटर के बेसिस पर हम उस व्यक्ति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एविडेंसेस बनाकर भेजेंगे। सीजी में फॉरवर्ड द रिक्वेस्ट टू स्पेशल कोर्ट, और किसको भेज सकती है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। उसके बाद बच्चों इसमें आपका नेक्स्ट आ जाता है 58A, पावर ऑफ स्पेशल कोर्ट टू रिलीज प्रॉपर्टी। इफ रिक्वेस्ट बाय फॉरेन कोर्ट इज एग्जीक्यूटेड, मैटर कंक्लूड्स, स्पेशल कोर्ट इन इंडिया उस प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, सेल कर सकती है, और उससे आया हुआ धन जो है वो विदेश में भिजवा सकती है। 59 की अगर हम बात करें, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, तू मेरी मान ले मैं तेरी मान लूँ, तू मुझको जान ले और मैं तुझको जान लूँ। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट का मतलब होता है हम दोनों आपस में एक दूसरे की एक्सचेंज करेंगे इन्फॉर्मेशन, आपको ज़रूरत होगी हम आपको देंगे, आप हमें ज़रूरत होगी आप हमें दोगे। अगर कोई प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया हमारे यहाँ से कोई पैसे लेके भागा है तो आप उसे सेल करके हमें भिजवाओगे, और आपका कोई यहाँ सिद्ध हो जाता है तो हम भिजवाएंगे। सेंडिंग रिक्वेस्ट टू फॉरेन स्टेट, इफ स्पेशल कोर्ट इन इंडिया अगर समन भेजती है, वारंट भेजती है किसी का जो बाहर भाग गया है, तो उस वारंट को एग्जीक्यूट करेगी वहाँ की पुलिस, तो वहाँ की पुलिस ने उस व्यक्ति को ढूंढेगी, पकड़ के लाएगी। इट सेल सेंड सच रिक्वेस्ट थ्रू डेजिग्नेटेड अथॉरिटी एग्जीक्यूटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम फॉरेन स्टेट इन इंडिया। सेम ऐसे ही वो हमारे यहाँ पे भी कोई समन इशू कर सकते हैं और रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। बच्चों इसी तरीके से फिर दिस वन इज अ क्रक्स समरी एंड ऑथोरिटीज अंडर पीएमएलए देख लीजिए। ऑथोरिटीज हमारी डायरेक्टर है, एडिशनल डायरेक्टर है, डेप्यूटी डायरेक्टर, टेरिटोरियल केसेस के बेसिस पर जुरिस्डिक्शन है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद हमारा आ जाता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ केवाईसी। केवाईसी का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है ना, और टेररिज्म फाइनेंसिंग को रोकना। हु आर रेगुलेटेड एंटिटीज, किस किस को रेगुलेट किया इस एक्ट के तहत, चाहे हमारे बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, पेमेंट सिस्टम, ऑथराइज पर्सन, इन तमाम लोगों को यहाँ पे ट्रैक किया गया है। उसके बाद कंपोनेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी, क्या क्या चीज़ें हम इसमें रखते हैं, कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शन और रिस्क मैनेजमेंट। उसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पे ये आपका चैप्टर यहाँ पे आके हमारा जो है ख़त्म हो जाता है बेसिकली। एफआईयू के बारे में भी मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कशन किया है। एफआईयू फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में वर्क करती है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में एफआईयू आईएनडी वर्क करती है आपकी, ठीक है। ये देखिए 18 नवंबर 2004 को कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। लीगल स्टेटस है इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस से, पर्पस डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग, लीगल बेस पीएमएलए एक्ट के तहत है। कनेक्टेड एजेंसीज कौन है, ईडी, सीबीआई, एनआईए, ये सब लोग हैं। उसके बाद इसमें आप देखोगे ईडी को, ईडी की अगर हम बात करें डायरेक्टरेट एनफोर्समेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, पैसे की रिकवरी एक्शन लेना। अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग, फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन। मेजर एक्ट्स कौन से, पीएमएलए, फेमा, एफईओ। इनका काम क्या है, अटैचमेंट, कन्फिस्केशन, प्रोसिक्यूशन। रियल लाइफ केसेस कौन कौन से, नीरव मोदी के पीछे ईडी पड़ गई थी, विजय माल्या, येस बैंक, सहारा, एंड हेडक्वार्टर है दिल्ली एंड उनके रीजनल ऑफिसेस मल्टीपल स्टेट्स में। फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स की बात करें, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत अगर हम बात करें, टू फ्रीज एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल जो कि सस्पेक्टेड किस में इन्वॉल्व है, टेररिज्म में, ये उन्हीं के लिए था जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। एम्पावर्ड अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, हु कैन बी फ्रोजन, फंड, फाइनेंशियल एसेट्स, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। अप्लाई टू पर्सन लिस्टेड इन शेड्यूल, या जो कोई सस्पेक्टेड है किस में पाया जाता है, टेररिज्म में। बच्चों इस तरीके से चैप्टर यहाँ पे आके आपका ख़त्म हो जाता है, यहाँ आके आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है पीएमएलए वन शॉट।